Let's talk about condiments and spices. मसालों की बात कर लेते हैं. You know that once condiments need specific unique climate और इनको different climate में grow करने के लिए India is one of the best place जहाँ पे variety of climate is available. इसलिए जब ब्लैक पेपर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था एंड इट वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था क्योंकि कॉन्डिमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड जीरा, फेनल सीड यानी कि सौंफ, इसबगुल इटसेल्फ इज अ पाउडर्ड फॉर्म, इसबगुल एक आता है. इन द वर्ल्ड गुजरात रैंक्स फर्स्ट किसमें? क्यूमिन, फेनल, इसबगुल. इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड कोरिएंडर. सबसे ज़्यादा कोरिएंडर इस धनिया, सूखा हुआ जो धनिया की सीड्स आती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया लीड करता है. फेनुग्रीक मेथी, मस्टर्ड, राई, सुबा एंड अजवाइन भी आपने देखा होगा ऑलरेडी. ठीक है, ये तो हिंदी नाम ही है तो नो नीड टू ट्रांसलेट इट. इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द वर्ल्ड. 35% कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस हमारे यहाँ से जाता है. 35% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉन्डिमेंट्स. जितना भी टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है उसमें 35% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इंडिया. इंडियाज ब्लैक पेपर, सिनेमन, ब्लैक पेपर काली मिर्च, सिनेमन दालचीनी, क्लोव एक्सेट्रा आर इन हाई डिमांड इन द क्लोव इज इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा डिमांड होता है एंड मैक्सिमम एक्सपोर्ट इज डन फ्रॉम इंडिया. ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव, अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंदी अवल, वाइट मुसली, मधुनासिनी, अशोक, गरमल, लिंडी पीपर, गालो, एलोवेरा एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट्स एंड मिंट, मेथेनॉल, palmarosa, lemongrass etc. are included as flavored crops. आपने सुना होगा lemongrass is used, green tea जिसे हम कहते हैं. ठीक है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, गरमल, अशोक, मधुनासिनी, वाइट मुसली, ये सब चीज़ें जो है वो एडिशनल हैं, ये हर्ब्स हैं. सो एक्सपोर्ट ऑफ दीज हर्ब्स आर ऑल्सो डन फ्रॉम इंडिया. These all are flavored crops. ये सिर्फ फ्लेवर के लिए, जैसे आपका कसूरी मेथी आपने सुना होगा, सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है. कश्मीरी लाल मिर्च टेस्ट के लिए नहीं होता, सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है. सो many spices and condiments are there which are only meant for flavor, खुशबू के लिए. या फिर लाइक इलायची भी हम सिर्फ खुशबू के लिए डालते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट तो नहीं हमें समझ में आता, बट इट इज़ वन ऑफ द कॉन्डिमेंट्स. तो इस तरह के बहुत सारे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स आर देयर विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. डिफरेंट ग्रास के लिए, डिफरेंट हर्ब्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स स्पाइसेस के लिए वी हैव डिफरेंट क्लाइमेट एंड देयर ओन नीड्स. Let's talk about vegetable, fruits and flowers. It is one of the important. You know that India is basically doing agro product export. So all these are agro products. In fruit production, India ranks second after China. Fruit production में India ranks second after China. First is China and second is India in fruit export production. Fruits like banana, mango, apple, grape, naspati, orange, etc. are grown in India. Bananas are grown in Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra. Apples in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, and grapes in Uttarakhand, Maharashtra, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. As the grape production is less in its demand, आपको पता होगा रेजिन्स किशमिश ग्रेप से बनता है. ग्रेप प्रोडक्शन बहुत कम है यहाँ पर इंडिया में, इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेड
फ्रॉम अफगानिस्तान, इसलिए इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है इंडिया को अफगानिस्तान से। फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं हमारे पास। एक्सपोर्ट वो लोग हमारे पास करते हैं बिकॉज वी हैव लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। वेरियस वेजिटेबल्स आर ग्रोन। Flowers like rose, dewy, mogra, gulgut, etc. are also cultivated. Variety of flowers are grown in India. Thus various crops are grown in India. और flowers की भी medicinal value होती है. Roses are useful to cure the diseases related to eyes, related to stomach. Hibiscus is a flower जिसका use होता है herbal products बनाने के लिए, like your shampoo is there, your हेड क्लीनिंग के लिए जो शैम्पूज होते हैं, ठीक है। देन उनके एक्सट्रैक्ट्स से ऑयल बनाए जाते हैं जिससे वो हेल्प करते हैं आपके हेयर को ग्रो करने में। तो दीज फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स। यू मस्ट हैव हर्ड एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड नेट एंड प्योर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स। थिंग्स टू नो with the increasing cultivation for cash crops की तरफ हमारा जो इंटरेस्ट है वो ग्रो कर रहा है, इसलिए जो आपके बेसिक क्रॉप्स हैं दे आर नेग्लेक्टेड। फॉर कैश क्रॉप देयर इज शॉर्टेज ऑफ ग्रास। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रास लाइक फॉडर क्रॉप, दरफ, गुजरात दरफ, अंजन, पुश येलो अंजन, पूसा येलो अंजन, मार्सल, गुजरात मार्बल ग्रास, शनियार, जिंजवो, दामन, हेमिता, क्लातारिया आर ग्रोन इन गुजरात। दीज आर द ग्रासेस जो ग्रासेस फॉडर की तरह यूज किए जाते हैं टू गिव फॉर फूड फॉर एनिमल। जनरली ऑल ग्रास टाइप शुड बी हार्वेस्टेड इन अक्टूबर आफ्टर 4 months of sowing. Generally all grasses take only 4 months and within that harvested in October. They have to be हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। तो ग्रासेस आर, आपको लगता है कि वो वेस्ट है, बट दे आर यूजफुल इन वेरियस फॉर्म्स। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। नाउ आफ्टर सीइंग द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर and the dependence on agriculture, government decided to make some changes in the policies related to agriculture, how we can progress in agriculture. So they made some changes in the policy. Earlier farming was carried out by simple and ordinary farm implements like sickle, spade, hoe, plough, drill plug, bullock cart, etc. पहले जो होती थी खेती हल से, बैलों से, हाथों के टूल्स से, तो इस तरह से ना बहुत स्लो और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था। नाउ मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू इट, ऑफ विच ट्रैक्टर इज देयर, ट्रेलर्स, रोटेटर्स, रोटावेटर्स etc. are common. Besides, modern equipment like threshers, harvesters are used in the wheat harvesting. There is an increase in the usage of chemical fertilizers, hybrid seeds, BT seeds, insecticides, drip irrigation, greenhouses, etc. New modern implements were used in agriculture sector to improve the production and quality of the product, quantity as well as quality. तो अभी उसमें क्या थ्रेशर्स आने लगे, रेदर देन एक सिंपल सा हल की जगह पे ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। एक इंसान पूरे ट्रैक्टर को यूज़ करके पूरे खेत में कर सकता है आराम से काम, ठीक है। लेबर पावर की ज़रूरत कम पड़ेगी। थ्रेशर्स आ गए, देखा होगा आपने, जो फिल्टर करते हैं गेहूँ को अलग और उसके डस्ट पार्टिकल्स को अलग, राइस को अलग और उनके डस्ट पार्टिकल्स को अलग। रोटावेटर्स आते हैं, लिफ्टर्स आते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से लिफ्ट करके वहाँ ले जाने के लिए इट्स ईजी। तो बहुत सा काम जो लेबर पावर है वो उससे काफ़ी कम हो गया है। यू मस्ट हैव सीन ड्रिप इरिगेशन, प्रॉपर पाइपलाइंस आर मेड देयर, उनको धीरे धीरे पानी का सोर्स दिया जाता है, इरिगेशन के मेथड्स में आता है। देन ट्यूबवेल्स जो प्रॉपर मोटर से चलते हैं, कनेक्टेड होते हैं, कैनाल सिस्टम्स आर डेवलप्ड, स्प्रिंकलर्स आर डेवलप्ड, दे हैव हेल्प्ड अ लॉट टू remove the burden
on labor power as well as provide the proper facility of growing any crop in any area of any part of India. उसमें से आपका डिफरेंट हाइब्रिड सीड्स वर यूज्ड, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड, मैन्योर, ड्रिप इरिगेशन, देन इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को दूर रखें प्लांट से, ठीक है. सो मैनी न्यू थिंग्स वर यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप. Greenhouse effect. What is greenhouse? If the climate is not suitable to grow any crop in a specific area, then greenhouse is a method of growing the crop in a place where suitable climate is not available, but we can create a suitable atmosphere for the crop. ठीक है, एक suitable crop के लिए suitable environment को develop करना is greenhouse. Technical reforms. Let's talk about technical reforms. The changes which have taken place in seeds, fertilizers, farm implements in India are known as technical reforms. जो seeds में changes हुए, uses of fertilizer, chemical fertilizer, insecticide, pesticides, then आपका farm equipments, tools, technology, machinery जो use हुई, that was included in technical reforms. The farmer who early used leather buckets and water wheel now uses submersible pumps or monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinklers. जिसमें पहले एक बैल बांधे जाते थे पानी निकालने के लिए और वो बैल गोल गोल घूमते थे और पानी निकलता था. दैट वाज क्या कहते थे उसे, कोलू का बैल, ठीक है. तो वो बैल जो होते थे वो घूमते थे और पानी निकलता था, ठीक है. वो चीज़ हटा दी गई. अब नाउ फार्मर्स हैव सबमर्सिबल ट्यूबवेल्स, मोटर से जनरेटेड है, इजीली पानी आप कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है. कहीं से भी पानी डिग आउट किया जा सकता है, कहीं तक भी पहुंचाया जा सकता है टू फार फ्लंग एरियाज, काफ़ी दूर दूर तक जगहों पे भेजा जा सकता है पानी. एंड देन आपका टूल्स इक्विपमेंट्स चेंज होने की वजह से अब जो है ब्लॉक पंप्स यूज़ होते हैं, सोलर पंप्स विच आर दे डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, दे नीड सोलर लाइट. ड्रिप इरिगेशन से स्लो प्रोसेस में पानी दिया जाता है, पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है. एंड इरिगेशन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल. स्प्रिंकलर्स, यू मस्ट हैव सीन, स्प्रिंकलर्स पाइप्स होते हैं, उनमें से पानी फव्वारे की तरह गिरता है टू द प्लांट्स, ठीक है. सो दीज ऑल टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, दीज ऑल हेल्प a lot to improve the quality and quantity of crops. Chemical fertilizers like diammonium phosphate, DAP, diammonium phosphate, DAP, then NPK, that is nitrogen, phosphorus, potash, ये इनके साइंटिफिक वैल्यूज हैं, सिंबल्स हैं. यूरिया, other biofertilizers, liquid biofertilizers, biotech seeds are used. Liquid biofertilizers, biotech seeds were used. Farmers are constantly guided through radio, television, newspaper, DD Kisan channel, SMS on mobile by the Kisan toll-free number, Kisan call center, government farm web portals, e-Khedut, mobile app like Agri Market. इस तरह के बहुत से फैसिलिटीज़, एप्लीकेशंस डेवलप की ऑनलाइन हेल्प, रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स टू हेल्प टू गाइड द फार्मर्स, ठीक है. क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या न्यू इक्विपमेंट आ रहा है, कैसे हम उसे परचेज कर सकते हैं, वो कैसे यूज़ किया जाता है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आर बेसिकली गिवन ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स, रेडियो टेलीकास्ट. Then toll-free numbers are there where you can call and you can get free of cost, you can get the help, support. Government farm web portals are there, portals on which you can search anything, any questions related to farming. You can get iKhedut and mobile apps like Agri Market. Mobile apps भी आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं Agri Market से related, the nearby market areas, how we can sell, what is the current value of the product की क्या current price चल रहा है. That these all things can be gathered, all these information can be gathered through mobile apps, TV, radio, newspaper, magazines, toll-free numbers. All these are made by government to help the farmers. New agriculture research
researches and new techniques are conveyed to the farmers in the village by Gram Sevak. Gram Sevak is the member of Panchayat who help them to farmers to get information, the direct and exact information about all the policies and benefits which they are getting nearby area. A farmer training center is established in every district headquarter wherein the farmers are given training. Farmer training, you can get advanced training, information, training in farming. So many centers were established in every district. Headquarters are there where all the farmers can get training. Research information and guidance are provided to the farmer through agriculture fair in Gujarat. Through different seminars, fairs, agriculture informations are given and guidance are given to the farmers directly. You can go and take part in these fairs and you can go there and you can get stalls are made. You can get any type of any kind of guidance and help from those stages. Agriculture university and agriculture colleges are established in every state. Agriculture universities are established at Dantewada, Junagadh, Anand, Navsari in Gujarat. These universities carry our research and prepares new experts in agriculture. Many universities are open, many institutions are open, agriculture colleges are open to provide good, correct, exact training and information to the new upcoming farmers. Those who want to expel, they want to get, those who want to excel in the field of agriculture sector, they can get their formal education in this field and they can continue as a farmer with new technology, new machinery and new information. So many of these universities, agriculture university, agriculture colleges are open in Gujarat also. Here are some mentioned. It is in Dantewada, Junagadh, Anand, Navsari. These are the places where agriculture universities and colleges are available. These universities carry out researches, वो researches भी करते हैं as well as they prepare the experts in agriculture through training. Besides these, Indian Council for Agriculture Research (ICAR) that is Indian Council of Agriculture Research, and then there Department of Agriculture Research and Education, Department of Agriculture Research and Education are active at national level, and besides these institutions are active at national level to provide good help and support to farmers. At national level, they are putting their efforts on at national level. Let's move on to institutional reforms. The reforms connected with land ownership, crop subsidy and sale of the products are considered to be the institutional reforms in India. The reforms connected with land ownership पे चाहे crop subsidy, policies जो benefits दिए जाते हैं, sale of farm produce कैसे sale होगा, consumer से लेकर producer से लेकर consumer तक किस तरह से जाएगा, and considered to be the institutional reforms. ये तीनों चीज़ें जो है वो institutional reforms में concluded होती हैं. First reform, government has discarded landlordism. आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में we have tradition, custom, landlordism, जमींदारी प्रथा, and stopped the exploitation of farmers. इन सबको बंद किया गया. Government has stopped this landlordism and exploitation of farmers. क्या होता था? farmers बेचारे गरीब होते थे, बारिश ने उनकी क्रॉप खराब कर दी. So what they do? They get debt. They borrow money from landlords, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, बहन भाई की शादियों के लिए हो, या फॉर ट्रीटमेंट, किसी के मेडिकेशन कराने के लिए पैसे लेने होंगे, अपना जो ज़मीन होती थी, फार्म होता था, वो गिरवी देते थे. एंड इन दैट केस क्या होता था?
फिर ये फार्म्स कभी अपने वापस नहीं आते थे। एक बार गिरवी रखा वो कभी आपको वापस नहीं मिलेगा, वो जनरेशन टू जनरेशन वही ओनर रहेगा। वो लैंड का बेटा, उसका बेटा, लैंडलॉर्ड, उसका बेटा ही उसका ओनर रहेगा। और जो उसमें मेहनत कर रहा है किसान यानी कि फार्मर, वो जिसने गिरवी रखा था सिर्फ, वो कभी उसको पे ही नहीं कर पाता है, रीपे नहीं कर पाता उस डेब्ट को, एंड फिर वो अपने उस पे से ओनरशिप खो देता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड सो मेनी पॉलिसीज। उसमें से एक लैंडलॉर्डिज्म को स्टॉप करना था। अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर, लैंड टेनेंसी एक्ट, इसमें क्या हुआ था, जो फार्मर्स उसके ओनर होते हैं, इवन इफ दे हैव टेकन द डेब्ट, किसी से भी उधारी भी ली है, किसी से कर्ज भी लिया है, तो भी वो जो ओनर है वो विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, विदाउट शोइंग द प्रॉपर फॉर्मेट कि उसने कितना लिया था और कितने साल तक में से क्लियर करा जा सकता है, ये प्रॉपर लीगल तरीके से ना करे तो फार्मर्स का जो ज़मीन है वो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, जो फार्मर है वो उसी का ओनर रहेगा। ठीक है, इवन इफ अगर वो कर्ज काफ़ी समय के बाद भी लौटाता है तो भी वो फार्म जो है वो लैंडलॉर्ड के नाम से नहीं होगा अनटिल फार्मर खुद साइन करके उसे ना दे। ठीक है, ऐसा क्या होता था कि ओनरशिप चली जाती थी इन फार्मर्स की, क्योंकि पेपर वर्क नहीं होता था, ना उस लैंड का कोई पेपर वर्क न उसके नाम से है ना लैंडलॉर्ड के नाम से होता था, तो इसलिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। अंधेरे में अंगूठा लगवा लेना विदाउट एनी लीगल पेपर, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत होती थी। सो टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम they stopped and they adopted the policy land to the tiller. The land tiller have been given their right to become the owner of the land. अगर वो काफ़ी समय तक अपनी ज़मीन पे काम करते हैं, कहीं काम नहीं कर रहे, even if they have taken the debt, वो ओनरशिप उनकी नहीं छीनी जा सकती है। The disparity among the landowners have been removed by Land Ceiling Act. डिस्पैरिटी थी कि एक ही आदमी सारी जायदाद का मालिक बना के रहता था, जमींदार। तो इस तरह से क्या होता था, ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत डिस्पैरिटी थी, क्योंकि खेतों में कितना भी प्रोडक्शन होगा सब लैंडलॉर्ड के पास होता था, जबकि मेहनत कौन कर रहा है, फार्मर्स कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को, डिस्पैरिटी को, इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली कि जो ज़मीनें हैं वो जो काम कर रहे हैं उनके नाम से कर दी जाए, और जो लैंडलॉर्ड है अगर वो खुद पैसे देकर अगर वो उस पर काम कराना चाहता है तो ही वो फार्म है जो उसके नाम से होगा, द फील्ड। Then farmers are given financial help for crop subsidy by किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक इशू करा गया गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी, एंड बाय नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में। किसान क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज़ द बेनिफिट? क्रेडिट कार्ड का मतलब ही है कि आप बिना पैसे अभी दिए, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, आप आराम से उनसे लोन बोरो कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप जब भी बेनिफिट आपको होता है, जब भी आपको प्रॉफिट हो जाता है क्रॉप बेचने के बाद मार्केट से जो आपको पैसे मिलेंगे, देन यू कैन रिटर्न द मनी टू बैंक। Farmers are given full insurance protection of their crop through Prime Minister Crop Insurance Scheme. क्रॉप्स की भी इंश्योरेंस की पॉलिसी गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड। लाइक कभी रेनफॉल हो गया, कभी ड्रॉट का प्रॉब्लम हो गया, कभी एक्सट्रीम हीट की वजह से, एक्सट्रीम विंटर की वजह से फ्रॉस्ट हो गया तो क्रॉप्स डैमेज होते थे। सो व्हाट गवर्नमेंट डिड, दे प्रोवाइडेड इंश्योरेंस facility. If there is flood, if something happened to your crop, if you have insurance, all the money will be given from government to the farmer. उसको जितना नुकसान हुआ है वो सारी भरपाई गवर्नमेंट कर देगी। When the crops fail due to drought through excessive rain, farmers are given financial help by government. As I told you, अगर उनको किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, लाइक फ्लड इज देयर, एक्सट्रीम ड्रॉट इज देयर, एक्सट्रीम विंटर इज देयर, फ्रॉस्ट की वजह से, या फिर किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से अगर कोई भी डैमेज होता है, देन थ्रू प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, गवर्नमेंट विल गिव यू द मनी कि आपने जितना भी उसका इंश्योरेंस लिया होगा उतना मनी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और सेकेंड थिंग, इवन इफ देयर इज नो इंश्योरेंस, गवर्नमेंट विल पे सम अमाउंट टू यू। By providing legal support, and open auction before process is made with widespread for the sale of farm products in the marketing yards. Marketing yards में open farm products को बेचने के लिए proper एक auction रखा जाएगा where even the consumer and the producer दोनों को नुकसान ना हो और reasonable price set हो सके. So to sell their products, auction was organized by government. Auction क्या होता है? बोली नहीं लगाई जाती, जो भी हम कुछ भी खरीदते हैं तो किस रेट पे, एक फिक्स रेट
किया जाए, उसे सेट किया जाए, जिससे कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों को कोई नुकसान ना हो। Then products in the marketing yard. Facilities like cooperative societies were made. Market association ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अपनी मनमर्जी का प्राइस रखेगा, कोई भी डोमिनेट करेगा मार्केट में, आप फार्मर्स को लूटेंगे या कंज्यूमर्स को लूटेंगे। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए दीज ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एज वेल एज द कंज्यूमर, टू स्टॉप दिस एक्सप्लॉयटेशन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मार्केट एसोसिएशन ये सब लुक आफ्टर करता है व्हाट द प्राइस इज गोइंग ऑन, व्हाट द कंज्यूमर्स आर परचेजिंग, व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द सप्लाई। Cooperative warehouses are the places where they can store things, जहाँ पे इस सब चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। बहुत सारा गेहूँ हमने ग्रो किया तो उसे कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, एप्पल ग्रो किया है तो कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स, दे हैव लिमिटेड टाइम। Cold storage, transportation, communication, etc. have been provided so that farmer would get the minimum support price of the farm products. Storage houses, cold storages, transportation facility, communication between the consumer and farmer, proper channel of selling from the farm to the market, local market, international market, proper format was made, and it was looked after that farmers get the minimum support price of the farm products, whatever उनको लॉस भी ना हो, बेनिफिट भी हो, और वो मोटिवेट भी हो कि नेक्स्ट टाइम वो फिर से प्रोडक्शन करें। वेयर एज कंज्यूमर शुड गेट द, इतना भी प्राइस राइज ना हो कि हमें प्रोडक्ट खरीदने का इच्छा ही ना हो, हमारी एबिलिटी ही ना हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर नॉर्मल रेंज वॉज स्टैब्लिश्ड मेड। सेकंड, फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स at support price. These are the organizations which are working to give this facility. Institutions कौन से हैं? Some of the institution names are given here. National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. Then after that, GROFT, Gujarat Cooperative Oilseed Growers Federation. National Dairy Development Board, ये फार्मर्स को मैपिंग तक ले जाने वाली हेल्प करते हैं। ये सीड्स को प्रॉपरली ग्रो करने वाले, यानी कि जो स्टोरेज हाउसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, ये डेयरी यानी कि मिल्क से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, उनको मेन मार्केट तक पहुंचाना है। द प्रोडक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ मिल्क, ठीक है, ऑल दीज आर लुक्ड आफ्टर बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। Now let's talk about Green Revolution. We have already heard about Green Revolution many times. What is Green Revolution? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। It was related to agriculture, farming. Farming की कंडीशन को ग्रो करने के लिए Green Revolution को लाया गया था 1916. Green Revolution took place in our country in the decade of 1960s. But before that, there was a time when there was an acute shortage of food grains in the country. But at that time, before Green Revolution, there was acute shortage of grain. लोगों को खाना मिल नहीं रहा था और एग्रीकल्चर की बहुत पुअर कंडीशन थी। An agrarian country had to import food grains. एक कंट्री जो एग्रेरियन है, खुद एग्रो प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है, उसको भी एग्रो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराना पड़े। You can understand the situation. The country was struggling against that dependent condition. We were dependent on other countries to get the food grain to fulfill the bellies of our population. The extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizer, intense efforts of the farmers, widespread arrangement for electricity distribution, improved facilities in irrigation is known as Green Revolution. ये सारे benefits हुए थे under the Green Revolutions. Green
इम्प्रूव सीड, हाइब्रिड सीड्स यूज हुए थे, इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अचानक से बढ़ा दिया गया था, इंटेंस एफर्ट्स फॉर फार्मर्स, फार्मर्स का भी इंटेंस एफर्ट था टू लर्न, टू गेट द ट्रेनिंग, टू गेट सपोर्ट एंड गाइडेंस एंड हेल्प, वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले कोल बेल चलते थे बट मशीनरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड, मशीनरी तभी चलेगी जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो टू स्प्रेड टू अरेंज द प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर, improve facilities, irrigation की new facilities, drip method, irrigation methods were developed, new techniques and methods were developed, that was called green revolution. इस green revolution में ये सारे benefits आए थे. Main objective of the green revolution was to increase agriculture production. The main aim of getting this green revolution was to improve the quality and quantity of agriculture. Farmers were encouraged to use chemical fertilizers and insecticides more. Farmers को motivate किया जा रहा था to use insecticide and fertilizers that will yield the maximum product from the farm. This led to attain the target to increase the agriculture production. Of course, it will help a lot to improve the quality and increase the quantity of food grain. There has been a record production of wheat and paddy due to green revolution. Green revolution जब आया, that time there was many-fold increase in the production of wheat and paddy. Where there was scarcity of food grains in the country, today there is sufficient storage of food grains. आज हम बिल्कुल ready हैं. जो एक time था when we face the scarcity of food grain, अब हम तैयार हैं किसी भी difficulty को face करने के लिए without depending on other countries. Once drought was a hazard of regular interval of India. Its adverse effects are not seen after the Green Revolution. पहले बारिश नहीं होने पे सूखा पड़ना एक बहुत कॉमन बात थी. इन इंडिया इट वॉज अ कॉमन थिंग, बट इट वॉज अ बिग डेंजर, इट वॉज अ हैजार्ड. बट लेटर ऑन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, when the new methods of irrigation was discovered and new methods of farming were adopted, then the problem of this irrigation facility, drought को हटाने के लिए पानी के सप्लाई यानी इरिगेशन या सिंचाई के लिए जो भी हेल्प चाहिए होती थी, it was used, और अब वो ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. ड्यू टू द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, द कंडीशन ऑफ ड्रॉट ऑफ स्कैरसिटी आर फेस करनी नहीं थी. अब हम किसी भी सूखे के लिए तैयार हैं. क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे स्टोरेज हाउसेज, वेयर हाउसेज बनाए हैं जहाँ पे फूड ग्रेन इज saved. The self-sufficiency in food grain is a landmark of historic achievement of green revolution. जब हमें दूसरों से मांग कर खाने की नौबत आ गई थी, उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ गिवन अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन. दैट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया इंडिपेंडेंट of their own, that they can provide the food supply, food grain arrangement in their own country. अब हमें दूसरे का मुंह नहीं देखना था कि हमें कब कैसे खाना लाना है, कैसे होगा arrangement, because we are ready now. Today the production of cash crops has increased and production of pulses and other cereals have decreased with the repetition of the same crop. To reach the stage where other countries of the world have progressed during better technology in agrarian field, we will have to ready for next green revolution. इतना सारा होने के बाद भी farmers are basically focusing on cash crops, जिसकी वजह से जो बेसिक फूड ग्रेन है, स्टैपल फूड जो है हमारा, जो पल्सेस एंड सीरियल्स हैं, उनको अभी कम ग्रो किया जा रहा है. एंड कभी अगर ऐसी कंडीशन जहाँ पे अदर कंट्रीज हु आर एग्रेरियन एंड बट दे आर डेवलप्ड नाउ, दे हैव डन देयर ऑफ देयर ओन, नाउ इट इज़ द एफर्ट. अभी हमें फिर से सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की सख्त ज़रूरत है, वेयर अगेन वी विल improve the condition of agriculture in our country. Progressing using better technology in agrarian field, we have to be ready for the next green revolution. For the next green revolution, अगर एक green revolution ने हमें खुद को independent बना दिया for agro products, तो हमें एक और green revolution can make us developed country. Role of agriculture in Indian economy. We know that primary sector डेवलपिंग कंट्रीज का बेसिक बेस होता है, बेसिक फाउंडेशन होता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड वी आर एग्रेरियन कंट्री, सो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर गिव्स अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन कंट्री. लेट्स डिस्कस इट.
वी नो दैट इंडिया इज एग्रेरियन कंट्री और इसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। द प्रेशर विच इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस्ड समवॉट, however it is still has an important contribution in Indian economy। आपको पता है what British have done with our farmers, हमारे farmers की कैसी condition थी, where we were illiterate, we were unskilled, we were not trained, we had no idea of how to do it, we were slaved। तो ऐसे में हमारी बहुत बुरी condition थी when we got the independence। After that, to get the speedy recovery of that sector, primary sector, to give a basic foundation and support to this, it was a difficult task। Anyhow we managed, anyhow up to a limit we have done a lot, and of course its contribution is a lot in Indian economy। Indian progress के लिए प्राइमरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा contribution है। It provides employment to about 1/2 of the population of the country because we are dependent on agriculture। तो सबसे ज़्यादा population involved है in this, maximum employment। Maximum employment is given। Agriculture holds 17% of GDP, 17% of GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितना भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, टोटल प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री, वो 17% है। पेडी, व्हीट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, पोटैटो एक्सेट्रा आर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। ये एक मेजर प्रोडक्ट्स है विच जनरली ग्रोन इन इंडिया। मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट, और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से, बिकॉज वी आर सेकेंड ऑन आफ्टर चाइना, वी आर फर्स्ट, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ एक्सपोर्टेड जनरली, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज़ एक्सपोर्टेड। इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन कंट्रीज। एग्रेरियन कंट्रीज में हमारी सेकेंड रैंक है। सेकेंड एग्रेरियन कंट्री है। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल एक्सेट्रा आर वेल एज द इंडस्ट्रियल रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जितने भी सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो, कॉटन ग्रो किया जाता है, देन क्लोथ्स आर मेड, शुगर केन ग्रो किया जाता है, शुगर इज मेड, पेपर इसको कट करके प्रोसेस किया जाता है, देन ऑयल सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकाला जाता है। सो ऑल द इंडस्ट्रियल बेस आर बेसिकली गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर से फूड भी हमारा अरेंज होता है, सबसे बेसिक नेसेसिटी तो हमारी फूड है। द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट consistent in the world agriculture market because of irregular and uncertain rain and inadequate facilities of irrigation। बट हमारे देश में जितना भी कंट्रीब्यूशन होता हो एग्रीकल्चर का, बट इंटरनेशनल मार्केट में हमारा अभी भी वैल्यू बहुत कम है। इसके रीजंस क्या है? इरेगुलर रेनफॉल, अनसर्टेनिटी ऑफ चेंजेस इन द क्लाइमेट, पॉल्यूशन, देन लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, ये सारी चीज़ें बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। Food security is necessary for any country today. If the demand of the food grain is increasing and if the food grain have to be imported, then the political independence of that country may be at a risk। क्यों रिस्क पे होगा? सपोज अगर हमारे देश में कंट्री में हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जितनी हमारी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतना ज़्यादा डिमांड ऑफ फूड इज इंक्रीजिंग, सबका पेट भरने के लिए खाना चाहिए। फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज होने पे अगर अपनी कंट्री में हमारा सफिशिएंट नहीं ग्रो कर पा रहे हैं फूड, तो हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने की कंडीशन में क्या होगा? वो हमसे अपनी मनचाही मनमानी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, हमारे ऊपर ओनरशिप शो कर सकते हैं, वो हम पर डोमिनेंस बना सकते हैं अपना, जैसे कि हम ब्रिटिश कंपनी के साथ हो गए थे। तो अगर एक किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अगर मेंटेन करना है, सो दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन एवरी सेक्टर। अपने देश में ही उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, जिससे कि वो खाने के लिए, गुड प्रोडक्ट्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। We have become self-reliant in the field of grain production due to green revolution because of the impact of
green revolution, we have become a lot of independent related to food grain only, if we talk about food grain only. Along with the increase in farm production, there is increase in population of the country also. Along with the increase in farm production, there is increase in population of country also. Of course, the food grain is, we are increasing the quantity, but at the same time population is also growing. Of course, the need of food grain is also increasing. Along with the increase in farm production, there is increase in population of the country also. In 1951, if we talk about 1951, in 1951, population was at 36 crore 10 lakh, which today is more than 125 crores, 132 crore. This has increased the demand for food grain. जैसे जैसे population grow करती जाएगी, demand of food grain will increase. However, there has been an increase in the production of food grains in our country. There is increase in the food grain of the country. Production भी improve किया गया. Last 5 years, in 1952-51, if we talk about 1952-51, India has produced 51 crore tons of food grain. 51 crores of tons of food grain was produced, which has increased to a record level of 26 to 165.04 crore tons in 2013-14. 13-14 में it has grown a lot. 2013 and 14. अगर हम कंपेयर करें तो it's better condition. We have improved a lot. But साथ में तो population भी बढ़ रही है ना. With the food grains which we have today, the minimum requirement of the country can be fulfilled. जितना भी food grain अभी government production हो रहा है, that can be fulfilled. हम अपनी population को fulfill कर सकते हैं, population की requirements को. It is necessary to maintain buffer stock and to increase it. Buffer stock क्या होता है? Buffer मतलब store करके रखा जाने वाला food grain. क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी फ्लड आ जाए तो उनको फूड की ज़रूरत पड़ सकती है. जब कभी लैंडस्केप्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, तो लैंडस्लाइड्स में आपको फूड ग्रेन की ज़रूरत पड़ जाती है. गवर्नमेंट आपको सप्लाई करता है, ठीक है. आपको ड्रॉट पड़ जाता है तो गवर्नमेंट फूड की ज़रूरत को पूरा करता है उस एरिया में. भूखे तो मरने नहीं दे सकते ना. It is the responsibility of government. So to tackle the scarcity of food grain or to face any natural calamity, हम लोग ready हैं. We have a buffer stock. बड़ा सा stock है हमारे पास to fulfill. The scarcity of grain can be prevented during drought or in case of inadequate production of food grain. अगर food grain rain की वजह से सफ़र करता है या किसी भी reason से सफ़र करता है, we are ready to tackle the problem. The wastage of food grains can be prevented by implementation the techniques to preserve the grains in warehouses. Food grain की जो problems है वो solve की जा सकती है with the help of implementing the techniques to preserve the grains in warehouses. Warehouses में हम उसको store करके रख सकते हैं जिसमें चूहे नहीं खाएंगे, उनको कीड़े नहीं लगेंगे, वो सड़ेंगे नहीं. Moderate temperature में उन्हें रखा जाएगा. The hunger of thousands of families can be satisfied if this buffer stock is distributed among the free of charge. अगर free of charge भी अगर हम उसे distribute करें तो बहुत सारी families की need को fulfill किया जा सकता है. It is a strong necessity of the time to store the wastage, to stop this wastage of food grain. It is necessary to strengthen food stocking and the arrangement to conserve it. It is a good beginning that the government has made provision to supply the food grains up to the poor people through the Food Security Act. Food Security Act बनाया गया जिसमें गवर्नमेंट जो है वो poor people की basic needs को reasonable prices पे distribute करेगी. Later on we'll study about it. जैसे आपने सुना होगा फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, राशन की दुकान होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे आपको फूड ग्रेन जो है वो नॉर्मल रेट से भी नीचे की रेट पे मिलता है. बट स्पेसिफिकली बीपीएल कार्ड जिसके पास होगा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन अगर वो कैटेगरी में आते हैं, देन गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम टू गेट द फूड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, जिससे कि उनका फूड की नेसेसिटी को पूरा किया जा सके. यू नो दैट हम लोग बहुत वेस्टेज करते हैं खाने की. हर रोज़ अगर 2-2, 3-3 चीज़ें हम रोज़ फेंकते हैं, मैक्सिमम फूड को बनाते हैं और उसे फेंकते हैं. ये एक वेस्टेज है. शादियों में डिफरेंट फंक्शंस में हम बहुत सारा खाना बाहर फेंकते हैं. उस खाने को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें पर डे के अकॉर्डिंग तो बहुत सी फैमिलीज़ का पेट भर सकता है. बट अब हमें इसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा. वी हैव टू स्टॉप वेस्टिंग द फूड. आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि आपका एक टाइम का फेंका हुआ खाना किसी के लिए एक दिन का खाना हो सकता है. कोई एक दिन बिना खाना खाए रहे तो कैसा लगता है.
तो अगर आप वो एक टाइम का खाना फेंक रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर वो किसी के पेट में जाएगा तो कितना बेनिफिशियल होगा। ट्राई टू स्टॉप वेस्टिंग द फूड ग्रेन। Now let's talk about impact of globalization. We have already discussed globalization. Globalization है क्या? We have already discussed. Globalization means इस मार्केट से लेकर उस मार्केट तक, इंटरनेशनल मार्केट तक ट्रेडिंग करना। The policy of globalization has been implemented with the purpose that the Indian farmers can sell his farm products in world markets and earn profit. Many changes took place in the agriculture field due to globalization. ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस था फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना और उनका होल वर्ल्ड मार्केट में बेचना और अर्न प्रॉफिट। ग्लोबलाइजेशन बेस से सो मेनी चेंजेस केम इनटू द प्रोसेस। द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन इज मेड वेरी सिंपल। अब प्रोसेस जो था वो क्रॉप प्रोडक्शन का, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, इट वॉज वेरी ईजी एंड फ्लोइंग। Easy and flowing. Cotton, chili and till are now available in Chinese market and various fruits from world are now available in Indian market. बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड मार्केट की हैं और हमारे मार्केट में भी अवेलेबल है, इंडियन मार्केट में। The costly genetically modified BT seeds sold by multinational companies are now available in India. BT seeds जो है वो दूसरी कंट्रीज ने डेवलप की है, बट दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया। किससे हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एक्सचेंज। ड्यू टू दिस फार्मिंग हैज़ बिकम कॉस्टली। जितना BT सीड्स जो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड्स होती हैं तो ये बहुत कॉस्टली होती हैं, टू गेट इन इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज़ इंक्रीज। कॉटन एंड मेज का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। With the import becoming smoother, the domestic farm products have to face tough competition. Domestic, क्योंकि जितनी variety available होगी उतना ही tough competition in the market will be there. Some products have gained global markets, hence the necessity of registration of their patents. बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि variety of products are available in the market, तो वो यूनिक होने की वजह से हमें उनको पेटेंट कराना पड़ता है। What is patent? To register yourself the only person to manufacture it. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को ओनरशिप की ज़रूरत होती है। एक ओनर उसे पेटेंट कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है अपने नाम से, देन एनीबडी एल्स कैन नॉट कॉपी इट। जैसे आपके कार्स के मॉडल्स होते हैं तो इन सबको पेटेंट कराना पड़ता है। मैंगो की वैरायटी हमारे इंडिया में बहुत सारी है, वैरायटी ऑफ मैंगोज आते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं मैंगो को डिफरेंट कंट्रीज, तो वो जब इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं तो हमें अपने नाम से अपना जो प्रोडक्ट है उसको पेटेंट कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। सो देन नोबडी कैन सेल इट सेइंग एनीथिंग। नाम उसका लेकर किसी और आर्टिफिशियल चीज़ को बेच नहीं सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शन एज नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट। नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग मॉडिफाई करके आर्टिफिशियली डेवलप करके मार्केट में बेचने लगेंगे हमारे प्रोडक्ट के नेम से, तो उस चीज़ को रोकने के लिए वी हैव टू बी रजिस्टर्ड, वी हैव टू डू द नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट। To face the competition in agriculture products in global market, India will have to adopt new technology and concentrate on quality. To face the competition in agriculture products in global market, agriculture products में बहुत tough competition है in the global market. To deal, India will have to adopt new technology and concentrate on quality. We have to adopt new technology जिससे कि development यानी कि the production of the product will increase, quality will improve, and thus we can make our impact in the global market. A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of people. Strong step has to be taken that how we can improve the quality, how we can increase the quantity, as well as how we can leave our own our important role in the global market. With increasing population, the probable future increase in the demand for agriculture products and to maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution. If we talk about future में हमें resources बहुत less होंगे and the production of the agro products will be needed, क्योंकि बेसिक नीड्स हमारी रुकने वाली नहीं है। कितना भी ग्लोबल पॉल्यूशन हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ड्रॉट आ जाए, कुछ भी आ जाए,
पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ही होगी. इन दैट केस, टू टैकल द प्रॉब्लम, टू फुलफिल द नीड एज वेल एज टू मार्क योर सेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट, वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी वेल प्लान्ड कि हम फ्यूचर में किस तरह से इसको मेंटेन करने वाले हैं टू टैकल दिस प्रॉब्लम. We should be ready for second green revolution that will help us to improve manifold changes in the production of agriculture products, agro products, and to maintain independence. अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट होना, सेल्फ डिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू बी वेल प्लान्ड. वी हैव टू बी रेडी टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ऑफ मैनी थिंग्स, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर के सेक्टर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से देयर आर चेंजेस इन द क्लाइमेट, facilities and technologies, and we have to be ready how we can adopt new alternative methods that will help us to improve the agriculture production. हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, क्योंकि फार्मर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट, दे हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वी हैव टू बी रेडी फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन. आई होप दिस सच पार्ट इज क्लियर टू यू. Mark each and every important point and important things, points you feel. You can add your own, you can add some new points also, that will help to understand. And this lesson is very important. Ma'am will discuss in the next video. Thank you.